वेलकम टू माय चैनल कुंदन एसपी सिंह। हमने ऑलरेडी चैप्टर शुरू किया हुआ है, चैप्टर 4 थीम सेकंड बुक का, पीजेंट्स हार्बर एंड टाउन्स। ठीक है, सॉरी, पीजेंट्स, जमींदार एंड स्टेट। तो ये जो हिस्ट्री है, ये है 16 टू लेके 17 सेंचुरी में। फर्स्ट वीडियो में हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा था और एवरेज पीजेंट्स के बारे में देखा था। हमने उस सोर्स के बारे में स्टडी किया था जिसके से हमें इस मॉडर्न इंडिया के एग्रीकल्चर सोसाइटी के बारे में हमें नॉलेज गेन होती है। तो वी कैन गो थ्रू द आईनी अकबरी। तो अगर आपको इस टॉपिक को समझना है तो आपको वो 2 वीडियो अच्छी तरह देखनी होंगे, ताकि आपका इस वीडियो के साथ आपका लिंक जुड़ जाए और आपका बैकग्राउंड अच्छी तरह रेडी, आपको इस चैप्टर का बैकग्राउंड पता चल जाए। कल वाली वीडियो सेकंड में हमने देखा था कि पार्ट सेकंड में कि कैसे एग्रीकल्चर वाज वेरी लेबर इंटेंसिव। ठीक है, और इरिगेशन की हमारे वहाँ इंडिया में मॉडर्न टाइम में कौन कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती थी स्टेट के द्वारा। कुछ न्यू कैनाल्स भी बनाई जाती थी और कुछ पुरानी कैनाल्स को रिपेयर भी करवाया जाता था, जिसमें एक सहा नहर थी जो सांझा के टाइम में रिपेयर करवाई गई थी, जो फिरोजा शाह तुगलक के टाइम में बनवाई गई थी। ठीक है डियर स्टूडेंट, फिर हमने देखा था इरिगेशन के लिए कुछ स्टेट्स में पर्शियन व्हील का भी यूज किया जाता दैट टाइम इन द 16-17 सेंचुरी। वी कैन से दैट द पर्शियन व्हील हैव बीन यूज्ड फॉर द इरिगेशन पर्पज। अब ये जो पर्शियन व्हील है, ये काम कैसे करती थी, ये हमें एक मेमोराइज से पता चलता है। दैट मेमोराइज वाज रिटन बाय द फर्स्ट मुगल एम्पायर बाबर। ठीक है, तो फर्स्ट मुगल एम्पायर बाबर ने इस मेमोराइज में पर्शियन व्हील के बारे में देखा, जो उन्होंने कहाँ पर ऑब्जर्व किया था, नॉर्दर्न इंडिया के पार्ट में। ठीक है, तो ये जो एक्सप्लीट है, ठीक है, ये जो अंश है, ये बाबरनामा से लिखा गया है। तो इसमें वो क्या लिखते हैं, द ग्रेटर पार्ट ऑफ द हिंदुस्तान, द ग्रेटर पार्ट ऑफ द हिंदुस्तान, की हिंदुस्तान का बहुत सा एरिया situated on a level land, many though its town and cultivated lands are now where running water। कहने का मतलब जहाँ पर कि हिंदुस्तान का बहुत सा जो एरिया है, बहुत से टाउन है, वो लेवल लैंड के ऊपर है, वहां पर हमें कहीं भी बहता हुआ पानी नहीं दिखाई दिया। ठीक है, most of the area was situated, most of the towns were situated on a level according to बाबरनामा, अकॉर्डिंग टू बाबरनामा रिटन बाय द बाबर। ठीक है, जिसको तुझ के ही बाबरी भी कहा जाता है, कि बहुत सा जो कल्टीवेटेड लैंड था, दैट वाज लाई ऑन द लेवल लैंड, बहुत से टाउन भी लेवल लैंड के, जहाँ पर बाबर ने कहीं भी रनिंग वाटर नहीं दिए। नॉर्थ इंडिया की बात हो रही है। ठीक है, फॉर वाटर इज नॉट आर नेसेसरी, और वाटर की जहाँ पर जरूरत भी नहीं थी, देयर नो नीड ऑफ वाटर टू कल्टीवेट द क्रॉप्स, कल्टीवेट द क्रॉप्स को कल्टीवेट करने के लिए जहाँ ज़्यादा वाटर की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। ज़्यादातर जहाँ जो क्रॉप्स ग्रो की जाती थी, दैट वाज ग्रो इन ऑटमन सीजन, बरसात के मौसम में, पतझड़ के मौसम में। ठीक है, और डाउनपोर मतलब जहाँ पर रेन काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, सर्द ऋतु में जहाँ बारिश की पानी की ही वो मतलब बारिश की पानी से ही जहाँ की अटमन में क्रॉप्स ग्रो हो जाती थी। ठीक है, इवन अगर कहीं पर अगर रेनफॉल नहीं भी होती थी, ठीक है, तो फिर भी जहाँ पर कुछ क्रॉप्स ग्रो कर दी जाती, जैसे जहाँ पर ज़्यादा जरूरत ही नहीं पड़ती थी क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए पानी की, ना कि बाग बगीचा लगाने के लिए, अगर कहीं पर जरूरत पड़ती थी तो लोग बकेट का या पर्शियन व्हील का यूज करते थे। यूज द पर्शियन व्हील। अब पर्शियन व्हील के हम आगे देखेंगे, जैसे पिक्चर में दिखाई दे रही है इन हियर, एंड वी कैन से दैट। अब वो 2 प्लेस की बात कर रहा है, लाहौर एंड जीवालापुर, दोनों ही पाकिस्तान में आज के टाइम में प्रेजेंटेड दे बोथ आर द स्टेट आर इन द पाकिस्तान। लाहौर भी है, दिवालापुर, लाहौर का नाम तो आपने काफी बार सुना होगा। ठीक है, अब हमारे तारा सिंह बड़ी बार लाहौर गए हैं, गदर 1 में भी गए हैं, गदर 2 में भी गए हैं, एक बार अपनी वाइफ को लेने के लिए, दूसरी बार अपने बेटे को लेने के लिए। तो यू हैव सीन द नेम ऑफ लाहौर इन वेरी मच। दिवालापुर का नाम आपने शायद नहीं सुना। कहता उस समय उस एंड दोज पार्ट,
ठीक है, अदर पार्ट और जगह पर भी लोग क्या यूज करते थे, लोग वाटर को बील से यूज किया जा रहा, वाटर को भी अब बील से कैसे यूज किया था, यहीं पर पर्शियन बील की बात हो रही है। वो क्या कह रहे हैं, दे मेक टू सर्कल्स ऑफ रोप, वो दो बड़ी बड़ी रोप्स बनाते थे, ठीक है ना, एंड ये सर्कल्स ऑफ रोप्स इतनी लंबी होती थी कि वो नीचे बेल में चली, जो सर्कल्स ऑफ रोप है ये नीचे बेल में चली जाती है, देखो नीचे बेल है, ठीक है, डेप्थ ऑफ द बेल। एंड इसमें क्या किया जाता था, इसमें क्या किया जाता था, दे मेक ए टू सर्कल्स ऑफ लॉन्ग एनफ टू शू द डेप्थ ऑफ, इतनी भी लंबी बनाई जाती है कि वो नीचे डेप्थ तक चली जाए बेल। जैसे हम पानी खींचने के लिए पहले टाइम में लोग मतलब रस्सी का इस्तेमाल करते, ये रोप भी ऐसे दो रोप बनाई जाती थी और इसको एक बील के ऊपर, इस बील के ऊपर इन दोनों रोप्स को लगा दिया जाता था और इसके बीच में जो लकड़ी के गुट्टे लगा दिए जाते थे, ठीक है। तो दीज फास्टन पिचेस, इस पिचेस के बीच में जहाँ इसके बीच में मटके बांध दिए जाते थे, ठीक है, मटके लगा दिए जाते थे। अब जब ये जो बील घूमता था, ठीक है, अब ये बील घूमता कैसे था, इसके बीच में एक्सल, ये जो है यहाँ पर एक रॉड लगा दी जाती थी। अब ये जो दो व्हील जहां पर लगे दे वर टू व्हील असाइन इन हेयर, ठीक है, लॉन्ग वुडन बिटवीन देम एंड यहाँ पर वुडन है, वुडन के बीच में पिक्चर्स लगाएंगे हैं, ठीक है, एंड वन एंड पर व्हील एक्सल है, ये वाला व्हील एक्सल समझ लो, ये व्हील एक्सल है। अब दो गाड़ियों के बीच में दो टायर को जोड़ने के लिए एक्सल होता है, जब एक्सल घूमता है तो चारों टायर घूमते हैं गाड़ी के, ठीक है, जैसे ऐसे करके ये दो व्हील होते हैं गाड़ी के, ठीक है, दिस वाला टू व्हील, दो आगे दो पीछे, कार की बात करो, ये जो ये एक्सल है, ये भी एक्सल है, ठीक है, कई बार टायर इधर भी लगे होते हैं, ये एक्सल है, जब ये एक्सल घूमता है तो टायर, तो जहां पर ये एक्सल का काम करे, जहां पर ये दो व्हील है, एक हॉरिजॉन्टल में एक वर्टिकल में। अब ये जो है, ठीक है, दिस वाज द वन ऑफ द व्हील, दिस वाला वर्टिकल, दिस वाला एक्सल, और इस एक्सल में क्या लगा होता है, इस एक्सल में टूथ लगे होते हैं। अब ये जब ये घूमता तो इसके टूथ एक दूसरे के साथ फंसते और घूमते थे, अब ये बैल घूम रहा है तो ये एक्सल घूमता है, तो जहां इस ये व्हील घूम रहा है डीपली जहां से वाटर निकाला जाता है, ठीक है, फास्ट एंड पीरियड से वुड वन एट वन एक्सल सेकंड कीप द क्लोज ऑन अदर, ठीक है, अपराइट एक्सल, एक अपराइट है, बुलंद टर्न करता है, इनके टीथ आपस में कैच हो जाते हैं और बुलंद पिक्चर्स में पानी भर जाता है। फिर ये जो पानी जो नीचे से आ रहा है इसको इस में खाली किया जाता है, ठीक है, ये ट्रफ ट्रफ जहां पर लगाया जाता है, ठीक है, एक ट्रफ जहां पर लगाया जाता है, ठीक है, जहां पर पानी गिरता है और वहां पर एक छोटा सा मतलब एक वाटर कन्वे इजीली, एक छोटा सा जहां पर केनाल या एक छोटा सा संकरा नाला बना दिया जाए जो आगे गार्डन में पहुंचाया जाए। अब ये तो हो गया पर्शियन मिल, आगरा में भी देखा गया, आगरा चंदौर और बयान आज जो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, दोज पार्ट अगेन पीपल क्या करते थे, इस एक बंदा इधर बाल्टी खड़ा रहता था और बाल्टी से ऊपर पानी खींचता था और इसमें डाल देता था, जहाँ बाल्टी से ही वो प्लांट में पानी डाला जाता था, ठीक है ना। तो वन ऑफ द सिंचाई का, लोग बाल्टी से सिंचाई करते, कुएं के किनारे पर लकड़ी को कन्ने गाड़ देती, जहाँ पर कुएं के किनारा जो लाइन तो जहाँ पर क्या कर दिया जाता है, जहाँ पर डोल, ठीक है, हैविंग ए रोल जस्ट बिटवीन अ फॉर्क ऑफ रो, ठीक है, जहाँ पर दो फॉर्क वुड गाड़ दी जाती थी, ठीक है, और फिर उससे पानी खींचा जा रहा है और बकेट से पानी गार्डन में तो ये तो हो गया पर्शियन बीट, हाउ टू पर्शियन बीट वर्क, जैसे ये बैल घूमता है। अब हम थोड़ा इसको देख लेते हैं, वी कैन सी इन द पिक्चर। अब मैंने कल देखा था, कल हमने देखा था कि जहाँ पर कुछ हैंड मेटल का भी यूज किया, हैंड टूल्स का भी यूज किया जा रहा है एग्रीकल्चर करने के लिए, गुड़ाई और निराई करने के लिए, बीडिंग एंड होइंग करने के लिए, प्लांट्स के ऊपर मिट्टी चढ़ाने के लिए, या प्लांट से मतलब खेतों में से फालतू की घास निकालने के लिए, कुछ हल्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, वी कैन से दैट कुछ हल्स का भी इस्तेमाल, जैसे लकड़ी की हल कल हमने देखा, ठीक है, ये हल्की स्क्रैच करती फ्लावर बनाती थी, ठीक है, जिसमें मॉइस्चराइजर बना रहता, प्लांट अच्छे ना ग्रो होता है ड्यूरिंग द हॉट सीजन में, प्लांट जहाँ पर अच्छे ना ग्रो होता रहता। ये एक और हल है, ये क्लाउटर लगा हुआ है, कभी कभी ये लैंड को स्क्रैच भी करता है ना और सीड भी कर, ये जो है, ठीक है, तो ये भी एक मतलब हमारे पास टूल है, एक वुडन का हैंडल बना होता है और उसके ऊपर ये ऐसा टूल बना दिया, ठीक है, और इसके ऊपर हाथ से पकड़ के इसको क्या किया जाता है, गुडाई और बोइंग एंड न्यूइंग एंड हिडिंग किया जाता है, तो दैट ऑल अबाउट द
जो टूल उस समय यूज किए जाते थे, एक लकड़ी का हल हो गया, कुछ हल ऐसे भी होते हैं जैसे आज के टाइम में कलॉप्टर लगा होता है, और इस हल से ऐसे फ्राव बनाए जाते हैं, नालियां सी बनाई जाती है, और इस नाली में बीज लगा दिए जाते हैं। ज़्यादातर लोग ब्रॉडकास्टिंग का यूज करें, छिड़काव करते, जो हमने पिछले वीडियो में हमने उसके बारे में अच्छी तरह समझ लिया। लेट अस अब हम देखते हैं हाउ द पर्शियन व्हील वाज वर्क, हाउ द पर्शियन व्हील वाज हेल्प टू इरिगेट द फील्ड। तो जहां पर हम देखते हैं, ठीक है, लेट अस देखिए, ये बैल घूम रहा है, बैल के घूमने से जहाँ से पानी नीचे से आ रहा है, अब यहाँ पर एक एक्सल लगा हुआ है, दिस वाला बिकेम एक्सल, ठीक है। अब एक्सल के आने से क्या हो रहा है, ठीक है, ये एक्सल इस बैल को घुमा रहा है, ठीक है, बैल घूम रहा है, पानी नीचे से निकल रहा है, ठीक है, वंस अगेन, ठीक है। तो आपने ये देख लिया पर्सन व्हील कैसे काम करता है, ठीक है। तो लेट अस अब इस पर्सन व्हील को दोबारा से आप एक बार फिर देख लो, देखो, ये बैल के साथ क्या बना है, बैल के साथ डंडा बंधा हुआ है, रस्सी के साथ बांधा हुआ है, तीन बील लगे, एक बैल के पास लगे, एक कुएं में बील जा रहा है जिसके ऊपर लकड़ी के कुछ बांधे हुए हैं, जब बाल्टियां की तरह छेप काट के उसके ऊपर बील हुआ और पानी निकाला जा रहा है, और नाली के जरिए पानी खेतों में पहुंचाया जा रहा है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ द पर्शियन बील। नाउ नेक्स्ट क्या हमारा टॉपिक है, एन एविडेंस ऑफ क्रॉप्स। अब हमने इसके बारे में तो समझ लिया कि सच्चा, हमने इरिगेशन सिस्टम भी देख लिया, टेक्निक भी देख ली, अब हम देखते हैं एन एविडेंस ऑफ क्रॉप्स, वहाँ उस समय कौन कौन सी क्रॉप ग्रो की जाती थी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन दैट टाइम। तो मेनली हमारे इंडिया में पूरे ईयर में दो सीजनल टाइम होते थे क्रॉप ग्रो करने की। अगर पूरे इंडिया की बात की जाए, वी टॉक अबाउट द होल इंडिया, तो देयर वाज ए टू सीजनल ईयर, मेजर सीजनल ईयर थे जब क्रॉप ग्रो की जाती थी, ठीक है। मौसम के दो चक्कर होते थे, वी कैन से दैट टू टाइम पीरियड में पूरे ईयर में क्रॉप होगा, मेजर टू साइकिल होती थी जिसमें क्रॉप, एक होती खरीफ, एक होता अटमन का महीना जिसे हम मतलब कह सकते हैं पतझड़ का महीना, जहाँ हम कह सकते हैं मानसून, जो खरीफ क्रॉप ग्रो की जाती है वो मानसून मंथ में ग्रो की जाती है, ग्रो इन दी मंथ ऑफ द ये मानसून, ठीक है। जब बारिश काफी ज्यादा होता है खरीफ क्रॉप की ग्रो की जाती है। दूसरी क्रॉप की जाती है राबी क्रॉप, जो स्प्रिंग के मंथ में ग्रो की, देखो पूरे, अगर हम साइकिल की बात करें पूरे ईयर में टू सीजनल साइकिल्स होते थे जब क्रॉप ग्रो करी, और वो क्रॉप कौन कौन सी थी, एक तो होती खरीफ क्रॉप, ठीक है, दैट वाज ग्रोन इन ऑटमन, दूसरी होती थी राबी क्रॉप दैट वाज ग्रोन इन स्प्रिंग मंथ। अब खरीफ क्रॉप का मंथ आज के टाइम में आज के टाइम में कौन कौन सा मंथ है, ठीक है। अगर हम खरीफ क्रॉप के मंथ की बात करें तो खरीफ क्रॉप जो जून से जुलाई तक ग्रो की जाती है, मतलब सीड लगाई जाती है खरीफ क्रॉप जून से लेके जुलाई के मंथ में, और दिस क्रॉप वाज हार्वेस्टेड इन द मंथ ऑफ ए दिस क्रॉप वाज हार्वेस्टेड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर और नवंबर। देखो याद रखना है पूरे ईयर में उसमें टू साइकिल्स की क्रॉप ग्रो की जाती थी, दैट वाला खरीफ क्रॉप अटमन के पतझड़ के मौसम में, तो खरीफ क्रॉप ग्रो की जाती थी, सीड इसके ग्रो किए, फील्ड तैयार करके सीड लगाए जाते थे, मतलब मानसून के बने जून से लेकर जुलाई या अगस्त भी कह सकते हैं, और ये क्रॉप रेडी होती है अक्टूबर नवंबर में हार्वेस्ट होकर इसको मतलब राइपन हो जाते हैं, कट डाउन कर लिए जाते हैं, इसे इसमें मेन क्रॉप होती थी राइस, क्योंकि राइस को भी बहुत सा बात, कॉटन हो गई, मेज हो गई, और भी। अगर हम राबी क्रॉप की बात करें, वो टॉक अबाउट राबी क्रॉप, तो ये क्रॉप जो है मेनली विंटर सीजन में ग्रो की जाती थी अक्टूबर से नवंबर दिसंबर तक, और ये क्रॉप जो है रेडी हो जाती थी अप्रैल से जून तक, जिसमें बीट हो गया, ठीक है, फिर हम कह सकते हैं बैरली हो गई, ठीक है, मस्टर्ड हो गए, ठीक है। ड्यूरिंग दिस टू सीजनल क्रॉप ग्रो किए जाते पूरे इंटायर ईयर में, ठीक है। अब कुछ कुछ एरिया को छोड़ के, ठीक है, अगर जमीन के उस इलाके को छोड़ दे जो बंजर होता था, जो सेमी रेड होता था, ठीक है, मोस्ट ऑफ जो क्रॉप के लिए उनहॉस्पिटेबल है, जो क्रॉप के लिए सूटेबल नहीं था,
मिनिमम उन एरिया को छोड़ दिया जाए तो मिनिमम पूरे इंडिया में 2 क्रॉप ईयर में ग्रो की जाती थी, और जिस एरिया में 2 क्रॉप ग्रो की जाती थी उसे बोला है दो दो फसल। ठीक है, दो फसल। ठीक है, अगर मतलब सेमी एरिड रीजन को छोड़ दिया जाए जहाँ बारिश कम होती थी, लेकिन उसके अलावा पूरे इंडिया में, ठीक है, कम से कम 2 फसल तो ग्रो की ही जाती थी इंडिया में। ठीक है, ठीक है, जब जिस जगह 2 क्रॉप उसे बोला जाए जहाँ 2 क्रॉप ग्रो उस एरिया 2 फसल के नाम से जाना जाता था। वेयर है, अगर दूसरी तरफ कंपैरिजन करें जहाँ वहाँ रेनफॉल काफी अच्छा होता है, देयर वाज लॉट्स ऑफ रेनफॉल, इरिगेशन सिस्टम अच्छा था जिससे हमें कंटिन्यू वाटर सप्लाई होती रहती थी, तो वहाँ कम से कम 3 क्रॉप भी ग्रो की जाती। देयर वर ग्रो ए 3 टाइप्स ऑफ ए क्रॉप। अब बात समझ लो, खरीफ क्रॉप आपको पता चलेगा, राबी क्रॉप का पता चल गया, लेकिन कुछ एरिया को छोड़ दो जहाँ पर बारिश कम है, जहाँ एरिड रीजन है, जो क्रॉप के लिए इनहॉस्पिटेबल है। ठीक है, जो ज्यादातर जहाँ उस जमीन को छोड़ दो जहाँ मतलब सूखा इलाका है, ठीक है, क्रॉप्स के लिए इनहॉस्पिटेबल नहीं है, उनको छोड़ दो। बाकी इंडिया में 2 क्रॉप्स मेनली ग्रो किए, जैसे बोला 2 फसल, और कुछ एरिया में जहाँ बारिश काफी कंपेरिजन बारिश काफी अच्छी हो रही है, इरिगेशन सिस्टम काफी अच्छा है, कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर हो रहा है। ठीक है, इवन वी गेट ए 3 क्रॉप्स, हम वहां पर 3 क्रॉप्स भी ले सकते थे। ठीक है, इन्यूमरल वैरायटी ऑफ क्रॉप्स हमें मिलती रही, इन्यूमरल वैरायटी ऑफ प्रोड्यूस हम कर सकते थे। अब क्रॉप में भी डिफरेंट डिफरेंट पाई जाती। अगर आईने की आईने अकबरी की बात करें, आईने अकबरी हमें क्रॉप्स के बारे में क्या बताता है? आईने क्या कहता है, जो आगरा है, जो मुगल प्रोविंसेस का एक आईने अकबरी क्या बताता है? आगरा वादा प्रोविंसेरा, आगरा वादी प्रोविंसेरा मुगल एम्पर। ठीक है, ही वादा आगरा वादा पूर्वांचल मुगल एम्पर, तो वहां पर 39 वराइटीज ऑफ क्रॉप्स ग्रो किए। अकेले आगरा में ही 39 वराइटीज ऑफ क्रॉप्स ग्रे नहीं ग्रो की जाती है, उगाई जाती है। ठीक है ना, ठीक है, उगाई जाती है। 29 वराइटीज ऑफ क्रॉप को कसम 39 वराइटीज ऑफ किस्म की फसलें ग्रो की जाती है। अगर इसी का कंपेरिजन हम दिल्ली में करें तो दिल्ली में उस टाइम अकेले 43 टाइप की फसलों की पैदावार की जाती थी 2 सीजन। देखो, आगरा में 39 वराइटीज ऑफ क्रॉप ग्रो की जाती थी, दिल्ली में दोनों सीजन में खरीफ एंड राबी सीजन में 43 वराइटीज ऑफ क्रॉप ग्रो की जाती थी। अगर इन्हीं का हम बंगाल में बात करें तो बंगाल में ऑल टुगेदर कहानी बिल्कुल अलग थी। ठीक है, वहां पर अकेले ही 50 ऑफ वराइटीज ऑफ राइस एलोन किए जाते थे, क्योंकि बंगाल भी उस समय मुगल प्रोविंसेस का ही एक पार्ट था, और उस समय सबसे पहले इंडिया में ब्रिटिश ने अपना जो डोमिनेशन स्टैब्लिश कहाँ किया था? फर्स्ट बैटल प्लासी में, बंगाल में किया था। तो यहाँ कंपैरिजन किया जा रहा है, क्या कंपैरिजन किया जा रहा है? अगर मुगल प्रोविंस आगरा की बात की जाए तो 39 वराइटी ऑफ क्रॉप ग्रो की जाती है। अगर दिल्ली की बात की जाए तो वहाँ 49 वराइटी ऑफ क्रॉप ग्रो की जाती है 2 सीजन में। अगर बंगाल अकेले की बात की जाए तो वहाँ पर अकेले 50 वराइटीज ऑफ राइस जो है ग्रो किया जाता था। 50 टाइप्स ऑफ वराइटी ऑफ राइस अलोन आपको बंगाल में मिलेंगी। आप देख लो 50 वराइटीज ऑफ राइस कितने टाइप्स के वहां पर, और राइस जो है ग्रो ग्रो किए जाते हैं अकेले बंगाल में। ठीक है, हाउ एवर, ठीक है, अब बिगिनिंग में तो यही एक मतलब फोकस रहता था फार्मर का कि कम से कम वही क्रॉप ग्रो की जाए जिससे हमें स्टेपल डाइट मिले। वी कैन गेट ए स्टेपल डाइट, वी कैन गेट ए स्टेपल डाइट इन द बिगिनिंग में। ठीक है, एंशियंट टाइम से लेके, ठीक है, अगर 13-14 सेंचुरी की बात करें तो ज्यादातर फार्मर वही क्रॉप ग्रो करते थे जो स्टेपल डाइट में यूज किए जाए, खाने के लिए यूज किए जाए, जैसे दाल रोटी, ठीक है, चावल, मेज सॉरी ज्वार बाजरा। मेज तो बाहर से आएगा ना, लेकिन बाद में जैसे मिडीवल टाइम शुरू होता है 15 टू लेके 17 सेंचुरी, बिटवीन द 15 टू 17 सेंचुरी, ठीक है, अब सबिस्टेंस क्रॉप के साथ साथ कुछ क्रॉप्स ऐसी भी ग्रो की जाना शुरू कर दी, ठीक है, जिससे काफी ज्यादा रेवेन्यू मिलने लगा मुगल स्टेट को। मुगल स्टेट ने इसको इंकरेज किया। देखो, हम एंशियंट टाइम से लेके अभी 14 सेंचुरी की बात करें तो शुरू में फार्मर वही क्रॉप ग्रो कर रहे जो सिर्फ उनकी पेट भर रहा था। ठीक है, जहाँ लोगों का पेट भर रहा था, उनको रेवेन्यू से कोई मतलब नहीं था। हालांकि रेवेन्यू उस समय भी एग्रीकल्चर जनरेट हो रहा है, लेकिन इन क्रॉप के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। ठीक है,
जो किंग था इसी क्रॉप में से अपना शेयर, लेकिन बाद में जब मुगल एम्पर इंडिया में स्टेब्लिश होता है तो वो ऐसी क्रॉप ग्रो करवाता है जिससे उन्हें ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू मिले, और ऐसी क्रॉप को बोला जाता है जिनसे कमाली। ठीक है, मुगल के स्रोतों से हमें ऐसे पता चलता है कि मुगल एम्पर ने या मुगल स्टेट ने कुछ ऐसी क्रॉप ग्रो कराना, ऐसे हमें आईने के सोर्स से पता चलता है। आईने वाले वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स जो जिनसे कमाली नाम की क्रॉप्स के बारे में बताता है। परफेक्ट क्रॉप जो बहुत ज्यादा ग्रो करवाई जाती थी क्योंकि इनसे काफी ज्यादा मुगल एम्पर को रेवेन्यू मिलता था। वो मुगल स्टेट भी पीजेंट्स की हेल्प करता था, इनकरेज करता था, प्रोत्साहन देता था, बढ़ावा देता था कि पीजेंट कम से कम ऐसी क्रॉप्स ग्रो करें जिनसे हमें कम से कम बहुत ज्यादा रेवेन्यू मिले। ठीक है, जिन्हें क्रॉप, और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जिनसे कमाली में टू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप थी, कॉटन एंड शुगर केन। कॉटन एंड शुगर केन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट परफेक्ट क्रॉप। अब जिनसे कमाली को इंग्लिश में परफेक्ट क्रॉप भी बोल सकते हैं। यू कैन से दैट दिस वाज द परफेक्ट क्रॉप दैट टाइम, जो मुगल स्टेट के द्वारा इनकरेज किया जाता था, प्रोत्साहन दिया जाता, बढ़ावा दिया जाता किसानों को ऐसी क्रॉप्स ग्रो की जाए, फाइनेंशियली हेल्प भी की जाती थी। कॉटन तो बहुत इंडिया में बहुत जगह ग्रो किया जाता था। ठीक है, सेंट्रल इंडिया में हो गया, डेक्कन प्लेट्यू में हो गया। ठीक है, कॉटन जो सबसे ज्यादा ग्रो किया जाता था कहाँ पर, सेंट्रल इंडिया में, और बहुत सी टेरिटरी में, स्वैट हाफ टेरिटरी में। ठीक है, स्वैट हाफ टेरिटरी में, ठीक है, किया जाता था। बड़े बड़े टुकड़ों में, बड़े बड़े लैंड के टुकड़ों में कॉटन ग्रो किया, खासकर सेंट्रल इंडिया में हो गया, डेक्कन प्लेट्यू में हो गया। ठीक है, उसके अलावा शुगर केन जो है सबसे ज्यादा ग्रो किया जाता कहाँ पर, बंगाल में। देखो बंगाल से हमें दो टू क्रॉप इस समय मिल रही है, राइस के अलाउंट के 50 वराइटीज ऑफ राइस हमें जहाँ से मिले हैं, और शुगर भी सबसे ज्यादा बंगाल में ग्रो किया जाता है, जो कि आज यूपी में सबसे ज्यादा ग्रो किया जाता है। ओके, अंडरस्टैंड। ठीक है, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। तो ये जो क्रॉप थी, ये कुछ ऐसी क्रॉप भी इंट्रोड्यूस की गई जो डायरेक्ट कैश लेके आती थी, मनी लेके आती थी मुगल कोर्ट के लिए। ठीक है, जिसमें ऑयल सीड हो गए, मुगल कोर्ट इंकरेज करता कि भाई कुछ ऐसी क्रॉप ग्रो गई जिससे हमें डायरेक्ट कैश मिले, और उसमें ऑयल सीड जैसी क्रॉप ग्रो गई जिससे ऑयल सीड में से ऑयल, जैसे मस्टर्ड हो गया, लेंटिल्स हो गए, दालें हो गई। ठीक है, दलहन हो गई। ये क्रॉप मतलब नकदी क्रॉप में जानी जाती है क्योंकि इससे डायरेक्ट कैश जो है मिलता था बेच के। अब इससे क्या पता चलता है कि अब बाहर में किसानों ने क्या करना, सबिस्टेंस, ठीक है, पेट भरने के साथ साथ कमर्शियल प्रोडक्शन करना भी शुरू कर दिया। ठीक है, अपनी लैंड के ऊपर एक पार्ट के ऊपर वो सबिस्टेंस वाली एग्रीकल्चर ग्रो करते थे, एंड दूसरी पार्ट वाली में वो कमर्शियल क्रॉप ग्रो करते, ताकि पेट भरने के साथ साथ रेवेन्यू भी जनरेट किया जा सके, रेवेन्यू भी उन्हें मिले। और कुछ समय के बाद क्या हुआ कि जो भी एवरेज पीजेंट्स होता था, दे आल्सो अपनी लैंड के ऊपर दोनों ही क्रॉप एक साथ ग्रो करता था, सब्सिस्टेंस वाली भी, पेट भरने वाली क्रॉप भी, जैसे राइस, बीट, ठीक है, ज्वार बाजरा, और साथ साथ में कमर्शियल प्रोडक्शन वाली शुगर हो गया, ठीक है, कॉटन हो गया, ऑयल सीड्स हो गया, मस्टर्ड हो गया, लेंटिल्स हो गया। मक्का जब इंट्रोड्यूस हो गया, मक्का भी काफी ज्यादा इंडिया में इंट्रोड्यूस, जब मक्का वाज इंट्रोड्यूस फ्रॉम फॉरेन कंट्री टू इंडिया, जब मक्का इंडिया में आएगा तो मक्का भी काफी ज्यादा जहाँ पर ग्रो किया जाएगा। लेट अस अब आगे चलते हैं हम। ठीक है, अब ये तो पिक्चर तो हमने देख ली। ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी, अगर हम 17th सेंचुरी की बात करें तो बहुत सी क्रॉप्स इंडिया में इंट्रोड्यूस होना शुरू हो गई ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी, क्योंकि उस समय जो इंडिया था, ठीक है, मुगल एम्पर था, वो सब कॉन्टिनेंट तक फैला हुआ था। सब कॉन्टिनेंट मतलब इंडिया, बहुत इंडिया मुगल रूल काफी जगह एक्सपैंड हो चुका था, तो बहुत सी क्रॉप इंडिया में बाहर से भी इंट्रोड्यूस होना शुरू, बाहर से आना शुरू, जैसे मेज हो गई, मक्का हो गई। ठीक है, जो इंडिया में अफ्रीका और स्पेन के रास्ते से इंडिया में आई थी 17th सेंचुरी में, और आज के टाइम में मक्का बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है इंडिया में, खासकर पंजाब में मक्का की रोटी है। ठीक है, सरसों का साग बड़े चाव से लोग खाते हैं। ठीक है, मक्का की रोटी एंड सरसों का साग, वी कैन से दैट। तो विद दी हेल्प ऑफ दिस वी कैन से दैट मक्का जो है सबसे ज़्यादा ग्रो की जाती है, जो स्पेन और वाई अफ्रीका और स्पेन के रास्ते 17th सेंचुरी में इंडिया में पहुंची थी, और वेस्टर्न इंडिया की शुरू शुरू में वेस्टर्न इंडिया की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप बन चुकी थी। वेस्टर्न इंडिया के लोग, इंडिया के लोग अब वेस्टर्न इंडियन के लोग, पश्चिम भारत के लोग अब, ठीक है, इस क्रॉप को अपने, क्योंकि वहाँ की सॉइल इज सुटेबल फॉर द ग्रो आ मक्का, ठीक है, मेज के लिए ग्रो करने, तो इंडिया में, वेस्टर्न इंडिया में काफी ज्यादा ये क्रॉप मेजर क्रॉप बन के काफी ज्यादा ग्रो करने लगी। बाद में कुछ वेजिटेबल भी इंडिया में आना शुरू हुए, जैसे टमाटोज हो गए, पोटैटोज हो गए।
ठीक है। चिलीज हो गई, टमाटो पोटैटो चिली, टमाटर आलू मिर्ची हो गई। आज तो टोमेटो काफ़ी ज़्यादा इंडिया में भी ग्रो किए जाते हैं। ठीक है। मुझे कहाँ से आए थे ये क्रॉप, कहाँ से? न्यू वर्ल्ड। न्यू वर्ल्ड मतलब पुर्तगाली लोग हम अपने साथ लेके आ रहे। पुर्तगाली न्यू वर्ल्ड का मतलब पुर्तगाली लोग अपने साथ इंडिया में जो क्रॉप्स लेके आ रहे। वास्को डिगामा जब वास्को डिगामा इंडिया में पहुंचता है, तो देन उनके साथ साथ वास्को डिगामा के पीछे में जब पुर्तगाली जाते, कुछ लोग और आते, तो वो अपने साथ वो जो उस कंट्री में क्रॉप्स ग्रो होते थे वो इंडिया में आना इंट्रोड्यूस होना शुरू हो गई। ठीक है। नॉट ओनली वेजिटेबल बट आल्सो सम फ्रूट्स आपको फ्रूट भी इंडिया में आना शुरू हुए। सम ऑफ द फ्रूट आल्सो इंट्रोड्यूस इन इंडिया लाइक ए पाइन एप्पल, अनानास हो गया। ठीक है। पपेया हो गया। ठीक है। सब्जियों के साथ साथ अनानास, पपीते जैसा जो फ्रूट था वो भी फॉरेन कंट्री से अब इंडिया में आना चाहिए, और इस इंडिया में इस क्रॉप को काफ़ी ज़्यादा ग्रो किए जाना शुरू कर दिया। फ्रूट हो गए, पपेया हो गया, जो पपेया वाले गुड फॉर द डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है। यू कैन हर्ड फ्रॉम द डॉक्टर्स। तो आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा? एक तो हमने देखा पर्शियन बील के बारे में कि हाउ द पर्शियन बील वर्क फॉर द इरिगेशन, हाउ द पर्शियन बील वर्क एंड हाउ पर्शियन बील वाज यूज्ड फॉर द इरिगेशन सिस्टम। नेक्स्ट हमने क्या देखा कि उस समय इंडिया में 2 टाइप्स की क्रॉप ज़्यादा ग्रो की जाती थी, खरीफ एंड राबी क्रॉप। लेकिन आज के टाइम में 3 क्रॉप, खरीफ और राबी के टाइम में जो टाइम मिलता है, तो आज के टाइम में किसान जो है, फार्मर जो है, जायदे क्रॉप भी ग्रो करते हैं। ठीक है। फिर हमने देखा कि अकेले इंडिया के अलग अलग प्रोविंस में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्रॉप ग्रो की जाए, जैसे आगरा में, ठीक है, 39 किस्म की क्रॉप ग्रो की जाती थी। दिल्ली में 43 टाइप्स की क्रॉप, 50 टाइप की क्रॉप फसल जो है चावल की अलग वैरायटी बंगाल में, और कुछ परफेक्ट क्रॉप भी ग्रो करना शुरू कर दी, मुगल द्वारा ग्रो करवाना शुरू कर दी। So dear students, I hope you can understand this topic very much. If you have any problem, please comment me, like me, और subscribe my channel कुंदन SPC। तो नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक द विलेज कम्युनिटी। तो टेक केयर, डू एट स्टडी, क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर के हालात इस समय काफ़ी ख़राब हो चुके हैं, फ्लड काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि आपके लिए एक मतलब एजुकेशन वीडियो बनाता हूँ, ताकि आपकी जो एजुकेशन में कोई हर्डल ना आए। So I hope you can like my video and subscribe my channel Kundan SPC.